नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के वीडियो में भी कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रश्नों का संग्रह होगा। यह तीसरा वीडियो है। प्रथम और द्वितीय में भी 50-50 प्रश्नों का संग्रह किया गया था। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। कोशिश होगी कि विषयवार स्पेशल वीडियो भी बनाया जाएगा जब सक्षमता परीक्षा के लिए फाइनल नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की ओर से आ जाएगा। मुझे भी स्कूल जाना पड़ता है, समय कम मिल पाती है, लेकिन तैयारी के लिए समय तो देना ही होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, इससे मेरा मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके लिए मैं जी जान मेहनत करता रहूँगा। तो पहला प्रश्न हम लोग भौतिकी से ही प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की बनावट होती है, यानी कि आँख के बारे में पूछा गया है कि मानव यानी कि मनुष्य की जो आँख होती है उसकी बनावट कैसी होती है। ऑप्शन है वृत्ताकार, लगभग गोलीय, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र आप देखे होंगे तो यह वृत्ताकार नहीं होती है, यानी कि लगभग यह गोलीय होती है। तो इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार से होता है, आप फिगर देखे होंगे, बनाए होंगे, तो इसी तरह से होता है। तो यह लगभग गोलीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इसका राइट ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, नेत्र का कार्य है, यानी कि नेत्र का यानी कि आँख का, आई का क्या काम है, क्या कार्य है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार से हम लोग सेलेक्ट करेंगे राइट आंसर। प्रकाश उत्पन्न करना, किसी वस्तु को देखना, देखने में मदद करना, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसमें देखिए कि मानव नेत्र का काम प्रकाश उत्पन्न नहीं करना होता है, तो यह तो नहीं होगा। किसी वस्तु को देखना, किसी वस्तु को देखने का कार्य होता है और देखने में मदद करता है, तो यहाँ पे बी और सी, तो उपर्युक्त दोनों इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि डी आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें सभी। तो मानव नेत्र में क्या होता है, इसे पूछा गया है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और इसे स्फटिक लेंस के रूप में भी जाना जाता है। यदि पूछे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस को अन्य नाम किस से जाना जाता है, तो इसे स्फटिक लेंस भी कहेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के बारे में ही चर्चा की जा रही है कि आँख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कोराइड पर, रेटिना पर या गोलक पर। तो स्पष्ट है कि प्रतिबिंब यानी कि आँख में जो उत्तल लेंस होती है वह रेटिना, उसके बाद रेटिना है, उसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां नंबर, मानव नेत्र में बनता है। तो ऑप्शन के अनुसार से हम लोग को चूज करना है वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। यदि वास्तविक नहीं बनेगा प्रतिबिंब तो आँख उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर, स्पष्ट दर्शन की यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब आपको देना, यानी कि डी, जिसे सूचित किया जाता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। लेकिन इसमें कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट के माध्यम से लोगों को जानकारी देनी है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, मानव नेत्र के लिए दूरी होती है। ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, अनंत, सबसे अधिक, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र कितनी दूरी तक अधिक से अधिक देख सकता है। तो स्पष्ट है कि मानव नेत्र की जो दूरियां होती है अनंत होती है, इसका राइट ऑप्शन बी है। इसके बाद अगला प्रश्न 8 नंबर, नज़दीक बिंदु और दूर बिंदु क्या कहलाती है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है स्पष्ट दर्शन, दूरदर्शन, दृष्टिपरास। उसके बाद एक ऑप्शन नीचे भी है, इसे भी यदि देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसी दोनों में से, इसी तीनों में से चूज करना है कौन सा सही है। तो यह
नज़दीक बिंदु और दूर बिंदु कहलाती है दृष्टिपरास। आपका राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, लेंस होते हैं, यानी कि लेंस होते हैं, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों, कोई नहीं। यानी लेंस दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, अवतल लेंस उसके बाद उत्तल लेंस। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी होगा, दोनों हो गया। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, यानी एसआई यूनिट पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो यह है डायोप्टर, वोल्टमीटर, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ए होगा, यानी कि डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। इसके बाद रसायन शास्त्र में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सामान्य प्रश्न है, जो समान रूप से सभी परीक्षा में पूछा जाता है, सुगम सा प्रश्न ही मैंने सेलेक्ट किया है। ज़्यादा कठिन प्रश्न का संग्रह इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ अभ्यास हम लोगों को करना है। 11 नंबर प्रश्न है H2SO4, यानी H2SO4, यानी इसका पूछा जा रहा है क्या नाम है। तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो क्लियर है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। के बाद 12 नंबर प्रश्न है, चीनी है ठोस, द्रव, मिश्रण या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि चीनी ठोस के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बारूद है, यानी बारूद क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या ठोस है। तो बारूद मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सचर, सी इसका ऑप्शन सही है। बारूद मिश्रण के रूप में पाया जाता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, पानी का सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर है H2SO4, H2O, H3O, HO3। तो क्लियर है कि पानी का सूत्र H2O, यानी कि H2O इस प्रकार से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, धनात्मक और ऋणात्मक मूलक कहलाता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक मूलक जब मिल जाता है तो क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो समीकरण, सूत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 16 नंबर प्रश्न है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछा जा रहा है, क्रियाशील मूलक क्या है। तो ऑप्शन है OH, COOH, O, NH3। तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है और इसमें एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक है, यानी क्रियाशील समूह भी इसको कह सकते हैं। तो OH, COOH, O, CHO। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH और इसमें भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन यानी कि H2, उसके बाद O2, दोनों मिलने से क्या बनता है, जल, गैस, अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो H2 + O2 को आप मिलाएंगे तो यह H2O प्राप्त होगा, अर्थात यह जल का सूत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। आगे का प्रश्न है 19 नंबर, निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कौन सा है, चुनना है H2, He, O2, Ne। तो निष्क्रिय गैस He है, यानी कि हीलियम, हीलियम और भी है, नियॉन है, आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टॉन है, फिर जेनॉन भी होता है निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है 20 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, मेंडलीफ, मोसले, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यह मोसले के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद जीव विज्ञान में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मछलियाँ सांस लेती है, यानी मछलियाँ सांस लेती है, यहाँ से ऑप्शन प्रारंभ होता है।
फेफड़ा से, गिल्स से, स्वर यंत्र से, इनमें से सभी नहीं। यानी मछली के बारे में पूछा गया है किससे सांस लेती है, तो यह गिल्स से लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है श्वसन के लिए जरूरी अंग है, यानी श्वसन की क्रिया के लिए क्या जरूरी अंग है। ए है नाक, बी है फेफड़ा, गिल्स, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि नाक, फेफड़ा और गिल्स तीनों से श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन के लिए जरूरी अंग है। तो आपका राइट ऑप्शन डी होगा। अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर, श्वसन के प्रकार हैं वायवीय, अवायवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन के दो प्रकार हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो आपका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि सी में दोनों कहा गया है। 24 नंबर प्रश्न है श्वसन क्यों जरूरी है, ऊर्जा के लिए, जिंदा रहने के लिए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन क्यों जरूरी है, यदि सटीक आंसर होगा तो इसका ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है श्वसन। तो इसका यदि आप आंसर देंगे तो सी नंबर ही देंगे ऑप्शन, यानी कि दोनों जरूरी है, ऊर्जा के लिए भी और जिंदा रहने के लिए भी। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन इसका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग समझ लेंगे। वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। कि O2 किस में ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, तो यह अवायवीय श्वसन में है। अगला प्रश्न हम लोग गणित में प्रवेश कर चुके हैं 26 नंबर से, ध्यान रखिएगा, यह है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कहा जाता है कौन सी संख्या। ऑप्शन है प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, यौगिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कही जाती है, ऑप्शन आपका बी सही है। आगे का प्रश्न है गणित से ही 27 नंबर, पाई, यानी कि यह है पाई, पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, वास्तविक संख्या है या तो फिर पूर्ण संख्या है। तो पाई एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 28 नंबर, 22/7। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है, पाई आपका अपरिमेय संख्या हो गई, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 आपकी परिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, गिनती की संख्या को कही जाती है, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी गिनती की संख्या को कही जाती है वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या। तो गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट होगी अनंत तक, तो इसे कौन सी संख्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कही जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है रूढ़ संख्या है, रूढ़ संख्या है, तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो रूढ़ संख्या को ही अभाज्य संख्या कही जाती है, तो यह ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि वैसी संख्या जिसमें भाग नहीं लगे, विभाज्य ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 17, 19, यह रूढ़ संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर, द्विघात समीकरण में विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर क्या होगा, मूल वास्तविक, मूल अवास्तविक, मूल बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से यह बड़ा है, तो निश्चित रूप से मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और वो समान भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी कि ए आपका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 33 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, मूल वास्तविक और समान हो तो, यानी कि मूल कह रहा है कि वास्तविक और समान हो तो मूल अलग अलग होगा, मूल बराबर होगा, मूल नहीं निकलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो मूल वास्तविक और समान, इसका कहने का अर्थ हो गया कि अल्फ़ा बराबर बीटा होगा, तो आपका राइट ऑप्शन मूल बराबर होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, हिंदी में हम लोग आ चुके हैं, कारक के कितने भेद हैं।
यह पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4, 6, 8, 9। तो स्पष्ट है कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इस प्रकार से है। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छी तरह से। सिर्फ इतना ही जानना है कि कारक के 8 भेद हैं। 35 नंबर प्रश्न है का, के, की। यहाँ पे कोमा है, ध्यान रखिएगा। का, के, की किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। का, के, की यह संबंध कारक का है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर प्रश्न लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु। इसे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इस तरह से पढ़िएगा, द्विगु। तो लंबोदर जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश भगवान, तो यह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर राम की किताब है, कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पे देखिए कारक की आया है, राम और किताब में संबंध बताया जा रहा है। संबंध कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो स्पष्ट है कि राम और किताब में संबंध है, तो यह संबंध बताया जा रहा है। और का, के, की यह संबंध कारक से ही रिलेटेड था, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 38 में जी का शुद्ध वाक्य है, यानी जी का वाक्य बनाना है। तो क्या शुद्ध होगा? ऑप्शन यहाँ पे देख लें। जी मचलता है, जी मचलते हैं, जी मचलती है, इनमें से कोई नहीं। तो जी एक ऐसा शब्द है जो कि बहुवचन में बनाया जाता है। जी मचलते हैं, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है 39 घी का शुद्ध वाक्य है, यानी कि घी का वाक्य बनाना है। तो घी महंगी है, घी सस्ती है, घी महंगा है, घी इसको घी पढ़िएगा, घी सस्ता है, तो घी महंगा है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। यह अपवाद यानी कि एक्सेप्शन केस में आता है घी। जैसे आप नियम पढ़िएगा कि जिस शब्द के अंत में हर्षई हो वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन घी, दही, मोती, जी और पानी यह पुल्लिंग के रूप में होता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर वह शब्द जिसका अर्थ निकले क्या कहलाता है? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, समानार्थी शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है जिसका अर्थ निकले वह सार्थक शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। क्लियर है कि भूकंप प्रकृति के द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, जो कि प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद 42 नंबर में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन, रेडियो। तो यह हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। यह ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार से आपको चूज करना है आंसर। अगला प्रश्न है 43 नंबर कुशहा तटबंध किस नदी पर है? गंडक, कोसी, दामोदर, गंगा। तो यह कोसी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। उसके बाद 44 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो यह कितनी थी आबादी? 121 करोड़, 90 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो उस समय इस जनगणना के अनुसार से 221 करोड़ भारत की आबादी थी। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक किस जिला में है? यानी कि आबादी पूछी गई कि बिहार में सर्वाधिक आबादी पॉपुलेशन किस जिला में है? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, गया, नालंदा। तो पटना में सबसे अधिक आबादी है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर में हम लोग आ चुके हैं कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली। तो दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश है, बहुत सिंपल इंग्लिश प्रश्नों का संग्रह किया गया है। यहाँ 47 नंबर में ऑन, ऑफ, अबाउट क्या है?
प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कहीं पे मिसिंग हुआ है कंजंक्शन, CON कंजप्शन लिखा गया है, इसे मैनेज कीजिएगा। कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है या प्रोनाउन है। तो ऑन, ऑफ, अबाउट आपका यह प्रीपोजिशन है, यानी कि संबंध सूचक जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसके बाद अगला है 48 नंबर, आई, वी, यू, ही क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो आई, वी, यू, ही यह आपका प्रोनाउन है, यानी कि हिंदी में इसको कहें तो सर्वनाम है। इसके बाद 49 में हम लोग पहुंच चुके हैं। बॉय का बहुवचन है बॉयज़, उसके बाद स्पेलिंग देखिए ऐसा लिखा गया है, फिर BOOYS, नन ऑफ दीज। तो स्पष्ट है बॉय का जब हम बहुवचन बनाएंगे यानी प्लूरल नंबर तो सिर्फ इसमें एस लगा देना है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न है कंजंक्शन है, यानी कि संयोजक जिसे हिंदी में कहा जाता है। ऑफ, एंड, एन, एंड, नन ऑफ दीज। तो कंजंक्शन यानी कि दो शब्दों को या तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है एंड, इसको कंजंक्शन कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन सी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद एक एक करके विषयवार, यानी कि विषय में जो चैप्टर वाइज होगा, ध्यान रखिएगा कि हम लोग चैप्टर को एक एक करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से ही पुनः उस प्रश्न को पूछा जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे करके जितने भी विषय का चैप्टर होगा सभी चैप्टर को टच करना है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।